हेलो जगवार्स, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू यू वर्ल्ड चैनल ग्रेविटी सर्कल। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली थी। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया था, हम लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी देख ली थी। अब आज का टॉपिक पर्सनली मेरा फेवरेट, भले ही आप अगर एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी में वो आपको हार्डली 1 या 1.5 पेज का दिखेगा, लेकिन भाई साहब बोर्ड हो जाए, नीट हो जाए या आपका जेई हो जाए, क्वेश्चन यहीं से बनता है गुरु। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को मैंने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिखाया था, ये उस टॉपिक का यहां पर इंप्लीमेंटेशन है। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग सब बड़े स्टाइल में, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी आप लोगों ने इसे ई नॉट से वहां पर रेफर किया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एसईपी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अब इसकी यहां पर क्या यूटिलिटी है, हम इसे क्यों समझते हैं, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, अगर आप थर्मोडायनेमिकली देखें, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की इस्तेमाल करके, अगर आप थर्मोडायनेमिकली देखें, अगर आप लोग थर्मोडायनेमिकली देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम देखने जाएं, अगर किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम देखने जाएं तो हम उसमें मौजूद जो मेटल है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को चेक करेंगे। अगर उस मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, if there is a very lower ionization enthalpy of metal, अगर आपके मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा लोअर एंड पर है, बहुत ज्यादा कम है, then more stable will be the compound, then more stable will be the compound, will be the compound, आपका कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। सर ऐसा कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक मेटल है जिसका नाम है X, एक मेटल है मेरे पास में जिसका नाम है X। ठीक है सर, अब ये X नाम के मेटल को मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करी। अब मान लो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, यानी मैंने जरा सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर, ये कन्वर्ट हो गया X पॉजिटिव में और इसका इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। अब गाइस, क्योंकि ये कैटायन बहुत इजीली बन गया है, अब बस इसे एक एनायन को ढूंढना है, और एनायन को ढूंढने के साथ ही कैटायन और एनायन के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, और वो कंपाउंड आप लोग सब जानते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जांपल NaCl। भाई सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, सोडियम इंस्टेंटली अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्लोरीन के साथ NaCl बना लेता है। आप लोग जानते ही हो NaCl कितना स्टेबल है, वो हमारे रूम टेम्परेचर पे हम लोग उसको हाउस होल्ड पर्पस पे यूज करते हैं। उसका कैसा यूज कर लो, उसको 100 डिग्री 200 डिग्री गर्म तवे पे डाल दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब NaCl नाम का कंपाउंड बहुत स्टेबल है, और अगर NaCl नाम का कंपाउंड स्टेबल है तो उसके पीछे हमने लॉजिक क्या लगाया कि NaCl में वो जो Na है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, उसने इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ दिया तो क्लोरीन ने इजीली इलेक्ट्रॉन ले लिया, और दोनों ने जो बॉन्ड बनाया वो मजबूत बना। क्या बात समझ में आई? लेकिन ये थर्मोडायनेमिकली बात हो गई, और ये यूजुअली सॉलिड स्टेट्स में बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की इन सॉल्यूशंस, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें इन सॉल्यूशन फॉर्म, अगर हम लोग सॉल्यूशन फॉर्म में स्टेबिलिटी की बात करें, सो थर्मोडायनेमिकली हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। हम एक कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। एंड इन सॉल्यूशन फॉर्म इट डिपेंड्स ऑन, इन सॉल्यूशन फॉर्म इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, ओके, समझ में आ गया। मतलब अगर आप लोगों को किसी ट्रांजिशनल एलिमेंट, यानी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, कॉपर, अगर आप इनकी
किसी कंपाउंड बनाने के बाद यह जानना चाहते हो कि वो कंपाउंड जो अभी अभी आपके 3D सीरीज के मेटल ने बनाया है, क्या वो स्टेबल होगा, क्या वो मेटल उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेगा, या वो इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन दे के वो उस कंपाउंड को तोड़ देगा और किसी नए कंपाउंड में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आप लोग इजीली देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ सॉल्यूशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इतना आसान नहीं है सॉल्यूशन फॉर्म को समझना। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होता है, आपका जो X नाम का मेटल होता है, अभी तो ये अपने सॉलिड फॉर्म में है, ये X नाम का मेटल अभी तो अपने सॉलिड फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करना पड़ेगी हमें इसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी। हमें इसकी क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सब्लिमेशन एंथैल्पी। व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। सॉलिड को जब आप गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे उसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी। मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में अगर आप किसी कंपाउंड को देख रहे हो तो सबसे पहले आप देखो कि आपके द्वारा जो मेटल इस्तेमाल किया गया है वो रिएक्शन करने के लिए पहले अपने गैसियस फॉर्म में आएगा, तो उसने कितनी एनर्जी ली, फिर वो कितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ले रहा है, वो कितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ले रहा है अपने आप को आयोनाइज करवाने के लिए। अब ये गैसियस फॉर्म में अपने आयोनाइज फॉर्म में आ गया। अब ये आयन किसी एनायन के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएगा। अब वो कंपाउंड जब आप लोग अपने एक्वस फॉर्म में लेकर जाएंगे, जब आप उस कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो आप लोग सब जानते हैं जब भी कोई कंपाउंड यूजुअली सॉल्ट, क्योंकि आप यहां पर मेटल की बात कर रहे हो, तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो कैटायन बन जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो यहां पर कैटायन बन जाएगा। अब ये कैटायन किसी एनायन के साथ कंबाइन होगा तो कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज, एनायन पर नेगेटिव चार्ज। और आप लोग जानते हैं कि वाटर पे आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपका यहां पर बन गया X पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मान लो ये तुम्हारा मेटल सॉल्ट है, अब ये पानी में गया, तो आप लोग सब जानते हैं कि पानी के अंदर क्या होता है, वाटर बीइंग पोलर इन नेचर, ऑक्सीजन पर पार्शियल डाई नेगेटिव चार्ज होता है और यहां पर इन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पर इन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां पर भी हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब जैसे ही आपका कंपाउंड जो कि अभी ताजा ताजा बना है गैसियस फॉर्म में, आपने इसको वाटर में डिसॉल्व करा, वाटर के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन घूमता घूमता आएगा, ओहो सुंदर कन्या, ऐसा घूमता 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 आएगा। और हमने क्या किया, हमने इसको उल्टा बना दिया। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको यहां से उठाते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए नीचे रख देते हैं। हम इसे यहां से उठाते हैं और हम इसे उठा के यहां रख देते हैं, फिर हम इसे यहां छोड़ देते हैं। उप्स, उ अंटवा मामा, उ अंटवा मामा, इसे यहां रख देते हैं कुछ देर के लिए। इसे यहां से उठाते हैं, बैक करते हैं। जस्ट अ सेक गाइज, मैं बार बार मेहनत नहीं करना चाह रहा, बट अब मैं क्या करूं, इससे समझ लोगे यार। अरे हटा यार, ये क्या नाटक है, हट हट, मिटा के वापस खुद ही लिख लेते, हट। कहाँ का डिजिटल बोर्ड, अपना नॉर्मल बोर्ड अच्छा रहे इससे तो, हट। चलिए ये आपका वाटर आ गया, वाटर पर इधर पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पर आपका वाटर आ गया, यहाँ पर वाटर पर पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन पर आप सभी लोग जानते हैं पार्शियल पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन आ गए वाटर के, इन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। ध्यान से सुनना, क्या होता है जब आपने आपके इस मेटल सॉल्ट को अभी अभी बनाकर गैसियस फॉर्म से वाटर फॉर्म में यानी एक्वस फॉर्म में डाला, पानी में डाला, तो पानी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन घूमता घूमता आएगा, बोला हो जाने मन पॉजिटिव चार्ज जरा हमारी तरफ तो आओ, ये पॉजिटिव को खींचने लगेगा और वाटर का पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को अपनी ओर खींचने लगेगा और धीरे धीरे खींचने की वजह से ये इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। एंड जब ये इसके अंदर प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाएगा तो इस कंपाउंड के द्वारा
कुछ एनर्जी रिलीज करी जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन इंथैल्पी, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन इंथैल्पी। यानी जब आपका एक सॉल्ट वाटर के अंदर जाएगा तो सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट वाटर के नेगेटिव और सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट वाटर के पॉजिटिव पार्ट के साथ जाकर स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके अंदर प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा, केटायन अलग हो जाएगा, एनायन अलग हो जाएगा, और जो स्टेबिलिटी पाने के बाद वो एनर्जी छोड़ेगा उसको बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। तो वो जब वाटर के अंदर जाएगा तो वो यहां से रिलीज करेगा हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब इतना करने के बाद ये आपका केटायन ये आपका कंपाउंड अपने एक्वस फॉर्म में स्टेबलाइज हो गया। तो अब आप देखो एक नॉर्मल मेटल को उसके कंपाउंड में ले जाने के लिए आपको इतनी टाइप की एनर्जी को देखना पड़ेगा। तो हम इसे अगर नॉर्मली एक नाम दे देते तो हम इसको डेल्टा आर एच बोल देते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये डेल्टा आर एच क्या है, तो आप बोलेंगे डेल्टा आर एच और कुछ नहीं, ये सब्लिमेशन इंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी का सम है। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? यूजुअली क्या होता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी यूजुअली नेगेटिव होती है और आयोनाइजेशन इंथैल्पी और सब्लिमेशन इंथैल्पी का सम यूजुअली पॉजिटिव होता है। तो अब यहां पर अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है और ये दोनों का सम लेस पॉजिटिव है तो आपका टोटल वैल्यू डेल्टा आर एच की नेगेटिव हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हमारा उतना ज्यादा फायदा, जितनी पॉजिटिव वैल्यू हमारा उतना ज्यादा नुकसान, मतलब कंपाउंड उतना स्टेबल नहीं होगा। हम इसे आगे और देखेंगे। सो बेसिकली हमारे लिए ये डेल्टा आर एच कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। सो डेल्टा आर एच को मेजर करने के लिए टू मेजर दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज यूज्ड, टू मेजर दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू मेजर दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज यूज्ड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इसके लिए यूज किया जाता है। तो क्या आपको बात समझ में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली निकालता क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली एक मेटल को उसके सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना और सॉल्ट फॉर्म को उसके एक्वस फॉर्म में ले जाने के लिए जितनी भी एनर्जीज ऐड हो रही है, जितनी भी एनर्जीज रिलीज हो रही है, उन सब का टोटल सम की जो वैल्यू है उसको निकालने का तरीका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। उसका एक प्रकार का ये मेजर है। क्या चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि एक तो आप लोग यहां पर पढ़ते हैं ई, मेटल के ऊपर अभी आपने यहां पर लिखा सॉलिड डैश, आपने यहां पर लिखा मेटल के ऊपर +2। इसे बोला जाता है, इसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपका मेटल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके एम डाई पॉजिटिव फॉर्म में चला गया, यानी इससे बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब एक बात बताओ, अगर आपका मेटल 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर इजीली अपने इस फॉर्म में आ जाए, इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, मतलब कि अगर उसके ई नॉट एम से एम डाई पॉजिटिव की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको याद करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखाया था कि हम आपके मेटल से बोलेंगे मेटल, ये बोलेगा हां, आप बोलेंगे आप अभी सॉलिड फॉर्म में है, ये मेटल बोलेगा हां। फिर हम इससे पूछेंगे क्या आप आपके 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, ये बोलेगा क्यों, हम बोलेंगे ताकि आप अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में आ जाइए। तो ये बोलेगा मैं डाई पॉजिटिव फॉर्म में आके क्या करूंगा, हम बोलेंगे आप सॉल्ट बनाइए, ये बोलेगा कैसे, हम बोलेंगे आप MCl2 बनाइए, आप MSO4 बनाइए, आप MSO3 बनाइए, आप MCO3 बनाइए, आप अलग अलग टाइप के सॉल्ट बनाइए और इन सभी सॉल्ट में आपके ऊपर +2 चार्ज दिखाई देगा। तो ये सोचेगा ओके हैप्पी, मैं करने को तैयार हूं। तो कैसा रिस्पॉन्स आया? पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया मतलब मेटल डाई पॉजिटिव फॉर्म में जाकर कंपाउंड बनाने को तैयार है। और जैसा मैंने आपसे कहा था, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगी ये मेटल उतना खुशी खुशी डाई पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, और मेटल खुशी खुशी जितना डाई पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा ये उतना स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। देयरफॉर
more stable will be the compound, therefore more stable will be the compound। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि IUPAC ने हमें उंगली कर दी, IUPAC ने हमें उंगली कर दी। IUPAC कहता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को छोड़ो, आप सारी बातचीत मेरे साथ में अगर करोगे तो आप रिडक्शन पोटेंशियल के केस में करोगे, यानी मेटल अभी डाई पॉजिटिव फॉर्म में है और अब इसने इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी मेटल विच इज प्रेजेंट इन इट्स कंपाउंड फॉर्म, डाई पॉजिटिव फॉर्म, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने सॉलिड फॉर्म में आ गया। मतलब दिस आयन इज शोइंग रिडक्शन, दिस आयन इज शोइंग रिडक्शन। तो इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड, इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आपके E0 M डाई पॉजिटिव स्लैश M की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव का मतलब क्या है सर? देखो, मैं गया, मैंने बोला M डाई पॉजिटिव, इसने बोला हां, मैंने बोला आप अभी अपने कंपाउंड फॉर्म में हो, यानी अभी आप आपके MCl2 फॉर्म में हो, अभी आप आपके MSO4 फॉर्म में हो, अभी आप पर +2 चार्ज है। इसने बोला हां। मैंने बोला क्या आप हमसे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे? तो ये बोलेगा अगर मैं आपसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं तो मेरा क्या होगा? तो मैं बोलूंगा आप आपके मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बोलेगा यार अगर मैं अपने मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो मेरा ये कंपाउंड मतलब टूट गया, मतलब मेरा कंपाउंड डिस्ट्रॉय हो गया। तो हम बोलेंगे हां, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आपको आपके कंपाउंड को तोड़ना पड़ेगा। तो ये बोलेगा नहीं, नेगेटिव, नो, मैं मेरे कंपाउंड के साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं मेरे कंपाउंड को नहीं तोड़ूंगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। कैसा रिस्पॉन्स आ गया? नेगेटिव। यानी तुम्हारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ज्यादा तुम्हारा कंपाउंड स्टेबल होगा। मोर स्टेबल विल बी द कंपाउंड, मतलब आपका कंपाउंड टूटेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी, जैसे जैसे लेस नेगेटिव होती जाएगी और जैसे जैसे पॉजिटिव होती जाएगी, मान लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बाय चांस पॉजिटिव हो गई, तो अब मेटल क्या बोलेगा? अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, बस कंपाउंड तोड़ना है, तोड़ देता हूं, एक कंपाउंड टूट, बस मेरे को तेरे से मतलब नहीं, मेरे एनायंस भाड़ में जाते हो तो जाए, मेरे एनायंस जाए जहां जाना हो, मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल बन के खुश हो जाता हूं। तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, तो वो कंपाउंड को 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बिखेर देगा, तोड़ देगा, मेटल अपने कंपाउंड को ही तोड़ देगा। तो वो कंपाउंड स्टेबल कहलाएगा क्या? नहीं, वो तो अनस्टेबल कहलाएगा। सो जैसे जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी या पॉजिटिव होती जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड डिक्रीजेस, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्या ये बात आप सभी प्यारे प्यारे कीडूस को समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे ट्रेंड्स की तरफ, मतलब हम एक एक करके शांति से सारे ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो सारे ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड, दैट देयर इज नो रेगुलर पैटर्न, देयर इज नो रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व्ड, देयर इज नो regular pattern observed in E0 M डाई पॉजिटिव स्लैश M वैल्यूज, यानी आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार ऐसा क्यों, तो हम बोलेंगे देखो जो आपके 3D एलिमेंट्स होते हैं, हम इसका रीजन क्या देंगे? बिकॉज हमारे जितने भी 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, हमारे जितने भी 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कभी कॉपर के अंदर s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन तो d में 10 हो जाते हैं, कभी क्रोमियम में
4s में 1 तो 3d में 5 हो जाते हैं। वहीं अगर हम मैग्नीज की बात करें तो 4s में 2, 3d में 5 हो जाते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करेगा तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी वेरी करेगी, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि जब एक एलिमेंट अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, और कभी कोई एलिमेंट अपने अनस्टेबल फॉर्म में हो और उसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके डिफरेंट होने की वजह से जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं दे हैव डिफरेंट सम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब इनकी सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम वेरी करता है, किसी का ज्यादा तो किसी का कम। जिसका कम रहेगा उसकी वैल्यू अलग आएगी, जिसका ज्यादा रहेगा उसकी वैल्यू अलग आएगी। तो अलग अलग एलिमेंट्स में जो आप लोगों को आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 की एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 की एनर्जी और सब्लिमेशन एंथैल्पी की एनर्जी का सम अलग होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, और इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी अलग होती है। इसीलिए इनकी वैल्यूज में आपको कोई रेगुलर ट्रेंड या कोई रेगुलर पैटर्न दिखाई नहीं देगा। तो फिर सर हम कैसे पता लगाएंगे? चलिए कुछ बात करते हैं इस बारे में। सेकेंड पॉइंट, बट इन जनरल, मतलब एक जनरल बात करूं, बट इन जनरल द वैल्यू of standard reduction potential, the value of standard reduction potential becomes less negative with some exceptions, obviously कुछ exceptions जरूर होंगे, with some exceptions because of the increase in value of sum of ionization enthalpy 1, ionization enthalpy 2 and enthalpy of sublimation। यानी जैसे जैसे आप ग्रुप में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ग्रुप में आप आगे की ओर बढ़ते आएंगे ना, स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम अप टू जिंक, इन एलिमेंट्स के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब इन एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली मुश्किल होता जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो कंपाउंड बनना भी मुश्किल है, और मुश्किल से बने हुए कंपाउंड वैसे भी लेस स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाती है। और क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जैसे जैसे लेस नेगेटिव होगी, इनके कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी घटेगी। क्या यह बात आपको समझ में आई? क्या यह बात आपको समझ में आई? चलिए अब मैं आपको यहां पर एक टेबल दिखाता हूं। देखिए इस टेबल को सभी लोग ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पर स्कैंडियम की वैल्यू वैसे तो लिखी नहीं है, यहां पर स्कैंडियम की वैल्यू वैसे तो लिखी नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम की वैल्यू और नेगेटिव यहां पर हम नहीं लिख पाएंगे। उसके पीछे मैं आपको क्या बता रहा हूं रीजन, वो ध्यान से सुने। व्हाई द वैल्यू ऑफ स्कैंडियम इज नॉट गिवन हियर? क्योंकि बेटा स्कैंडियम इज फाउंड ओनली इन +3 फॉर्म। स्कैंडियम जो है अपने केवल +3 फॉर्म में मिलता है, और यहां पर हम इन बाकी सारे एलिमेंट के कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं? एम डाई पॉजिटिव फॉर्म की। तभी तो आप देखो यहां पर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 का सम कर रहा हूं। मतलब यहां पर टेक्निकली मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर टेक्निकली मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे एक X नाम के मेटल को पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 दे रहे हैं ताकि वो अपने +1 फॉर्म में आ जाए, फिर हम इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 दे रहे हैं ताकि ये +2 फॉर्म में चला जाए। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ाया नहीं क्या कि ये लोग हमेशा +2 फॉर्म में पाए जाते हैं। दिस इज द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट।
दिस इज द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज। केवल यहां पर एक एक्सेप्शन आता है कॉपर, जो +1 और +2 में मिलता है, लेकिन कॉपर में भी +2 होता है। तो क्या आपको यह बात समझ में आई? तो हम लोग यहां पर इसीलिए हमेशा +2 की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो सब जानते हैं कि स्कैंडियम केवल +3 फॉर्म में होता है, इसलिए यहां पर आपको इसका टेबल नहीं दिखाई देगा। चलिए तो टाइटेनियम से शुरू करते हैं। टाइटेनियम की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू मिलेगी -1.63, देन वेनेडियम की मिलेगी -1.18 और क्रोमियम की मिलेगी 0.90, देन मैग्नीज की थोड़ी बढ़ जाएगी अगेन -1.18, देन आयरन की लेस नेगेटिव, उसके बाद कोबाल्ट की और नेगेटिव, निकल की और नेगेटिव। लेकिन अचानक ये मुझे क्या दिख रहा है? ओ, ये क्या हो गया? कॉपर तो ससुरा पॉजिटिव हो गया। कॉपर की वैल्यू लेस नेगेटिव होने की जगह इतनी बढ़ गई कि ये तो साला पॉजिटिव हो गया। तो अब यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव क्यों हुआ, वाई इट बिकम्स पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई? अब यहां पर हम आइए इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझें। देखिए हुआ क्या होगा, जब आपके पास में कॉपर अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में होगा, आपसे पूछा गया होगा कॉपर जी कि क्या आप 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और कॉपर ने बोला होगा हां मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होना चाहूंगा। यही कहना चाह रहा है ये। कॉपर के E0Cu डाई पॉजिटिव से Cu की वैल्यू ये कह रहा है +0.34, मतलब कॉपर कैन बी इजीली रिड्यूस्ड, कॉपर कैन बी इजीली रिड्यूस्ड, कॉपर इजीली रिड्यूस्ड हो जाएगा एंड देयरफॉर Cu डाई पॉजिटिव फॉर्म में जितने भी कंपाउंड्स होंगे आर लेस स्टेबल। इसके डाई पॉजिटिव फॉर्म में मिलने वाले सारे कंपाउंड हमेशा लेस स्टेबल फॉर्म में होंगे। अब इसके पीछे क्या रीजन है? तो गाइस इसके पीछे का रीजन आप लोगों को जो ध्यान रखना है और कभी एग्जाम में आए तो मार्क करना है कि कॉपर के केस में जो इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 है, इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 है, और इसकी जो सब्लिमेशन इंथैल्पी है इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, इज वेरी मच हाई, इज वेरी पॉजिटिव एज कंपेयर्ड टू हाइड्रेशन इंथैल्पी, एज कंपेयर्ड टू हाइड्रेशन इंथैल्पी। therefore it is not counterbalanced, therefore it is not counterbalanced। देखो जैसा मैंने आपको बताया था, पहले कॉपर एनर्जी लेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फिर एनर्जी लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और यह करने से पहले सॉलिड कॉपर एनर्जी लेकर गैसियस कॉपर में बदलेगा। तो क्या हुआ, पहले कॉपर सॉलिड ने एनर्जी ली, गैसियस में कन्वर्ट हुआ, फिर एनर्जी ली, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, फिर एनर्जी ली, फिर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा। अब इसने कंपाउंड बनाया और वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होकर स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने के बाद एनर्जी छोड़ दी। अब ये छोड़ी हुई एनर्जी हाइड्रेशन इंथैल्पी है, तो आप खुद बताओ, सब्लिमेशन एनर्जी अब्सॉर्ब, आयोनाइजेशन इंथैल्पी अब्सॉर्ब, आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 अब्सॉर्ब। तो ये तीनों वैल्यू अब्सॉर्ब करी जा रही है, ली जा रही है। सो थर्मोडायनेमिकली इन सभी का सम पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी। लेकिन ये एनर्जी जो इसके द्वारा छोड़ी जा रही है इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहां पर क्या हुआ कि ये तीनों एनर्जी का सम इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया, इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया कि ये हाइड्रेशन इंथैल्पी इसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाया। यूजुअली बाकी सब मेटल्स में क्या हो रहा है, ये जितनी एनर्जी ले रहे हैं उससे ज्यादा छोड़ देते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी के फॉर्म में उससे ज्यादा छोड़ देते हैं। तो इनका ये जो डेल्टा आर का सम आता है, इनका डेल्टा आर एच का जो सम आता है वो सबका नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि उनके हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू इज वेरी नेगेटिव।
तो क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो इन तीनों का सम आया 300 किलो जूल पर मोल, प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू है -500 किलो जूल, तो आपका नेट टोटल हो गया ना -200 किलो जूल पर मोल। तो एसओ की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। लेकिन यहां वाले केस में क्या हुआ, यहां वाले केस में इनकी वैल्यू तो आ गई पॉजिटिव, और जो नेगेटिव वैल्यू आनी थी वो कम आ गई। तो यहां पर आपकी टोटल वैल्यू हो गई 200 किलो जूल पर मोल, और वो भी पॉजिटिव में। इसीलिए आपको यहां पर ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या मिली, पॉजिटिव मिली। क्या है बात समझ में आई? सो देयरफॉर इस वाले केस में ये काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रहा है। और इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि कॉपर को आयोनाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कॉपर से ये 2 इलेक्ट्रॉन, स्पेशली दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। सर इसका कोई लॉजिक है? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका लॉजिक छुपा हुआ है। गाइस कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10। कॉपर एक बार अपने एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान सहन कर लेगा और वो 4s0 3d10 में चला जाएगा, विच इज अ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब तुम बोलो कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 तो साहब तुमको दे दी, ये थोड़ी सी एनर्जी लेकर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। लेकिन अब तुम बोल रहे हो साहब और एनर्जी लो, ये बोलेगा क्यों? ये बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ो। तो ये बोलेगा भाई अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा तो मैं तो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर चला जाऊंगा, और मैं अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहना नहीं चाहता। तो तुम जोर जबरदस्ती करोगे, और जोर जबरदस्ती करने के चक्कर में सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई दे दोगे, और बहुत ज्यादा हाई दे दोगे तो इन दोनों का सम ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और बदले में क्योंकि कॉपर अपने आप को डाई पॉजिटिव फॉर्म में वैसे भी स्टेबल फील नहीं कर रहा है, ये अगर पानी के अंदर जाकर Cu डाई पॉजिटिव डिसॉल्व भी हो जाएगा तो ये कम हाइड्रेशन इंथैल्पी छोड़ेगा। तो वैल्यू जो ये हाइड्रेशन इंथैल्पी की छोड़ेगा वो लेस नेगेटिव होगी, और जो लेगा वो मोर पॉजिटिव होगी। इसलिए कॉपर का आप लोगों को जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव दिखाई देगा। तो कॉपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिस पर जेईई नीट में घमासान सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल जिसको बोलना चाहिए घमासान सवाल पूछे जाते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? प्लीज जरा इसे एक बार ध्यान से बहुत आराम से देख लीजिए, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट केस और मैं आपको बताता हूं। अब क्योंकि आप लोगों को सबको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कुछ तो पता ही है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें आप सब्सटेंसेस को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के साथ जमाते हो, जिसमें सबसे ऊपर लिथियम रहता है और सबसे आखिरी में फ्लोरीन रहता है। लिथियम पॉजिटिव फॉर्म में उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और बोलते तू लिथियम में कन्वर्ट हो जा, तो इसके ई नॉट की वैल्यू आती है -3.03 वोल्ट्स। मतलब ये वेरी नेगेटिव, मतलब इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये केवल खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। भाई जो रिड्यूस नहीं हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, मतलब वो अपने आप को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही रखना चाहता है। मतलब लिथियम का ऑक्सीडेशन इजी है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हो तो हम यहां पर लिखेंगे दैट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला या तो मेरा वीडियो देखें, आपको जैगवार सीरीज में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, ऊपर आई बटन में भी रहती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका जो हाइड्रोजन है, ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन 2H+ से H2, इसकी वैल्यू 0.00 वोल्ट होती है। अब एक बार जरा इन सभी कॉपर को छोड़कर इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू देखो, एक्सेप्ट कॉपर आप इन सभी की वैल्यू देखो। सभी की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। मतलब हाइड्रोजन के मुकाबले इन सभी की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है ये सब हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना तो ये चाहते नहीं है।
अगर आप इन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए दोगे, आप इन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू शो करेंगे। मतलब एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इन सभी की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है हाइड्रोजन के मुकाबले ये ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर है। सो देयरफॉर एक्सेप्ट कॉपर all other 3D series elements have E naught M die positive से M is equal to negative, hence can reacts with acid and displace hydrogen from the acid in hydrogen gas form। क्या है बात समझ में आई आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्लास 10th में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा होगा Zn प्लस H2SO4। तब आप लोग जानते हो Zn की वैल्यू होती है -0.74 या 0.76 माइनस में, और इसकी वैल्यू होती है 0। तो जिंक के मुकाबले अगर हाइड्रोजन को कंपेयर किया जाए तो हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, जिंक की वैल्यू -0.76 है। तो हाइड्रोजन के मुकाबले जिंक ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है और उतना ही खराब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो जिंक बोलेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। अब जिंक के कंपटीशन में यहां पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है दे दे तेरे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जिंक अपने 0 से +2 फॉर्म में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर, और इसके छोड़े गए 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के द्वारा लिए जाएंगे और ये हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा। समझ में आई? समझ में आई? लेकिन अगर वहीं पर आप कॉपर की कोशिश करोगे तो क्योंकि कॉपर का जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो +0.34 वोल्ट है, इट कैनॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। हाइड्रोजन गैस ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा फ्रॉम एसिड, और यहां पर क्या होगा, यहां पर फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉपर का ट्रीटमेंट 4 मोल्स ऑफ HNO3 के साथ कर दिया तो लोग सोचेंगे कॉपर नाइट्रेट बन जाना चाहिए, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। और यहां पर एक अजीबोगरीब रिएक्शन हो रही है जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाम की गैस निकल रही है। यहां पर कॉपर नाइट्रेट भी बन रहा है नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ यहां पर वाटर भी बन रहा है। तो यहां पर वो जो नॉर्मल रिएक्शन होनी चाहिए जिसमें तुम्हारी सॉल्ट बन जाए और तुम्हारी हाइड्रोजन गैस बन जाए, वो रिएक्शन ना होती हुई एक अलग ही टाइप की रिएक्शन हो रही है। समझ में आई प्यारे बच्चों को बात? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? ग्रेट। एक ट्रेंड और हमें यहां पर देखने मिला, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो आप अचानक से एक चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वैल्यू लेस नेगेटिव हुई लेकिन अचानक से बढ़ गई। लेस नेगेटिव से सडनली मोर नेगेटिव हो गई इन केस ऑफ मैंगनीज, फिर लेस नेगेटिव कूल, लेस नेगेटिव इनफैक्ट पॉजिटिव हो गई, लेकिन अचानक से अगेन इट बिकम्स मोर नेगेटिव इन जिंक। तो मैग्नीज और जिंक में ऐसा क्या है कि जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है लेस नेगेटिव, अचानक से इनकी मोर नेगेटिव हो जाती है। तो इनका जवाब इनके कॉन्फ़िगरेशन में छुपा है। भाई मुझे एक बात बताओ, अभी मैग्नीज जो है अगर अपने नॉर्मल फॉर्म में होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d5। अगर आप बोलो मैग्नीज को कि भाई तेरे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो मैग्नीज बोलेगा ठीक है तू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले जा, मेरा 4s 0 हो जाएगा लेकिन 3d अभी भी 5 है, यानी स्टिल ये एक बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैग्नीज को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने में प्रॉब्लम कम होगी। सो देयरफॉर इनका देयर विल बी अ लेस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ
इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 एंड देयरफॉर देयर विल बी अ मोर नेगेटिव वैल्यू of enthalpy of hydration and hence delta RH will be more negative. डेल्टा RH जो बनेगा यानी इनकी वैल्यू, जैसे मान लो इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल आई तुम्हारी प्लस 250 और इसकी अकेले की वैल्यू आ गई माइनस 380, तो यहां पर आपका नेट वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा RH कितना हो गया माइनस 130। तो माइनस होने की वजह से आपको इसकी वैल्यू भी नेगेटिव दिख रही है। समझ में आई बात आप लोगों को। और सेम केस जिंक के साथ होगा, सेम केस जिंक के साथ होगा। जिंक एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो जिंक अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, 4s हो जाएगा 0, 3d हो जाएगा 10। और यहां पर भी ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, तो जिंक को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जिंक की भी आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 और 2 का सम छोटा होगा, लेस पॉजिटिव होगा। लेस पॉजिटिव होगा तो इस तीनों का टोटल भी लेस पॉजिटिव होगा। और क्योंकि डाई पॉजिटिव फॉर्म जिंक का स्टेबल है, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसमें रहना चाहता है, क्यों, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो Zn डाई पॉजिटिव स्टेबल है तो वो वाटर में जाकर ज्यादा स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करेगा, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा निकलेगी। ज्यादा निकल रही मतलब ज्यादा नेगेटिव होगी, तो टोटल डेल्टा RH की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी, देयरफॉर इसका जो आप लोग रिडक्शन पोटेंशियल देखते हो वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, माइनस 0.76 वोल्ट होता है। समझ गए, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि जो निकल है, ये जो निकल है, ये लोग सोचते हैं कि आप खुद एक बात देखो, निकल के अंदर एक अजीबोगरीब ट्रेंड देखो, यहां से यहां बहुत ज्यादा फर्क आया, माइनस 1.63 से माइनस 1.18, एक बहुत ज्यादा फर्क है। यहां से यहां में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चलो ये तो एक्सेप्शनल हो गया, फिर यहां से यहां और यहां से यहां देखो, एकदम माइनस 1.18 से माइनस 0.44 होना, बहुत ज्यादा कम हो रही है वैल्यू। यहां से यहां और ज्यादा कम हो रही है। आई मीन मैं उल्टा बोल रहा हूं, बढ़नी चाहिए क्योंकि आप लेस नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, लेकिन यहां से यहां देखो केवल 0.03 का ही फर्क है। मतलब कोबाल्ट से निकल में जितनी वैल्यू लेस नेगेटिव की तरफ जानी थी उतनी गई नहीं है, सिर्फ 0.03 का फर्क है। तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि निकल के अंदर आयोनाइजेशन इंथैल्पी का कोई रोल नहीं है। निकल के अंदर केवल एक चीज का फर्क ये होता है, दैट इट इज हैविंग अ मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी। इसकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है ना, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। मतलब निकल वाटर में जाने के बाद इतना ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है +2 फॉर्म में कि वो इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है, इतनी नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी भी कम होगी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी, तो इसकी ये वैल्यू लेस नेगेटिव होगी। यानी हो सकता है माइनस 0.1 हो या माइनस 0.08 हो, लेकिन वो हाइड्रेशन इंथैल्पी एकदम से नेगेटिव हो जाने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी मोर नेगेटिव हो जाती है। मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे कई ज्यादा नेगेटिव रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या हम यहां तक सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए हैं? चलिए आगे बढ़े। अब हम यहां पर जो बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग किस चीज की बात कर रहे थे? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इनके डाई पॉजिटिव फॉर्म की। देखिए अभी तक हम लोग इनके डाई पॉजिटिव फॉर्म की बात कर रहे थे, मतलब कि आपके मेटल के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े गए या उसके आयन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए। लेकिन अब हम लोग यहां पर जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। हम बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल की, लेकिन अब हम बात करेंगे m ट्राई पॉजिटिव टू m डाई पॉजिटिव की। मतलब यहां पर टेक्निकली आप क्या देखना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपका ट्रांजिशनल मेटल अपने +3 फॉर्म में चला गया और हम इसे एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करें और इसे इसके जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में लेकर जाएं, तो यह किस तरीके से बिहेव करेगा? क्या ये अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेकर डाई पॉजिटिव में जाएगा या ये डाई पॉजिटिव में जाने से मना कर देगा? मतलब यहां पर हम कंपेयर करेंगे कि आपके 3D सीरीज के एलिमेंट अपने +3 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होंगे या +2 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होंगे। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को बात? तो यहां पर अब हम यहां पर इस चीज को समझेंगे कि अगर मान लीजिए इफ बाय एनी चांस अगर इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि ट्राई पॉजिटिव फॉर्म से डाई पॉजिटिव फॉर्म में आना, यानी अगर आपका कोई 3D सीरीज का एलिमेंट अपने +3 फॉर्म में है और अगर आपने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और वो अगर अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में चला गया और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, देयरफॉर हम बोलेंगे रिडक्शन इज इजी। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन इज इजी। और हम लोग ये भी बोलेंगे दैट द मेटल का ट्राई पॉजिटिव फॉर्म इज लेस स्टेबल देन +2 फॉर्म, क्योंकि वो ट्राई पॉजिटिव फॉर्म से डाई पॉजिटिव फॉर्म में आने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? आप लोग इस बात को समझना। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अच्छा, एक बात बताओ, एक केस इमेजिन करो, जनरल केस इमेजिन करो। अभी तुम्हारे पास में एक मेटल अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, डाई पॉजिटिव फॉर्म में चला गया और इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई +1.76। आप बोलोगे अरे यार बहुत पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव वैल्यू आ गई मतलब रिडक्शन आसान है। रिडक्शन आसान है मतलब मेटल क्या बोल रहा है कि ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में हो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं तो डाई पॉजिटिव फॉर्म में चला जाएगा ताकि ये रिडक्शन होना आसान है। यानी ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। अब इमेजिन करो रिएक्शन रेडॉक्स है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा होगा? कोई सामने वाली स्पीशीज। मतलब ये सामने वाली स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये खुद तो रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले को क्या कर रहा है? उसका इलेक्ट्रॉन खींच के ऑक्सीडाइज। तो सामने वाला ऑक्सीडाइज हो गया, क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। और इसने इलेक्ट्रॉन कैसे लिया? पॉजिटिव तरीके से, बहुत बड़ी वैल्यू के साथ, मतलब खटाक से खींच लिया। इसका मतलब ये मेटल अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाएगा। ये अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाएगा। क्या तुमको अब समझ में आया कि KMnO4 K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं? बिकॉज ये इन कंपाउंड्स के अंदर अपने लेस स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में होते हैं और ये तुरंत इलेक्ट्रॉन लेकर अपने मोर स्टेबल फॉर्म में चले जाते हैं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते। तो हम लोग यहां से ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी पता लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बात आप लोगों को, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग एक एक करके ट्रेंड देखेंगे, फिर कुछ सवाल जवाब करेंगे। पहला ट्रेंड आता है स्कैंडियम का। गाइस, स्कैंडियम हैव वेरी नेगेटिव वैल्यू, scandium have a very negative value of E0 M ट्राई पॉजिटिव से M डाई पॉजिटिव। आपके स्कैंडियम की बहुत नेगेटिव वैल्यू होती है। अब नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा कि स्कैंडियम अभी अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में है, आप स्कैंडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ताकि स्कैंडियम अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में चला जाए। अब आप लोग सब जानते हो, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, ऑक्सीडेशन स्टेट में, कि स्कैंडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एटॉमिक नंबर 21 के हिसाब से 4s2 3d1।
अब जब स्कैंडियम अपने वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो 3D में एक ही बच जाता है, तो ये सोचता है 3D का भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, तो यहां पर जब मैं अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में आ जाऊंगा तो मेरा 4s भी 0 हो जाएगा, 3D भी 0 हो जाएगा, मतलब मेरा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा, विच इज आर्गॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। तो स्कैंडियम अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में होता है। तो स्कैंडियम अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में वेरी स्टेबल होता है। अब तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन ले ले और इलेक्ट्रॉन लेकर लेस स्टेबल फॉर्म में चला जा, मतलब आर्गॉन के कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ के किसी और कॉन्फ़िगरेशन में चला जा, तो वो वेरी स्टेबल से लेस स्टेबल थोड़ी होगा, वो मना कर देगा कि मैं ये इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। इसीलिए वो इसकी वैल्यू कैसी शो करता है, नेगेटिव शो करता है। बोलो मजा आया, बोलो मजा आया। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई? लेकिन सेकंड जो हम लोग ट्रेंड यहां पर देखते हैं, इन केस ऑफ वेनेडियम, अब टाइटेनियम छोड़ दो, उसकी कोई नीड नहीं है, वेनेडियम पर सवाल आता है। गाइस वेनेडियम की ये वाली जो वैल्यू होती है ट्राई पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव में आने की, ये थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है और ये हो जाती है -0.26 वोल्ट्स, मतलब रहती ये भी नेगेटिव है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि यार ये नेगेटिव क्यों है, तो आइए हम लोग वेनेडियम के कॉन्फ़िगरेशन को देखें। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 23 होने की वजह से हो जाता है 4s2 3d3 4s2 3d3। अब जब आप वेनेडियम को अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में ले जाएंगे तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और जब आप वेनेडियम को अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा 4s0 3d2। अब मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, आप लोग अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरे से पढ़े हैं तब तो आपको आएगी, और अगर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा। जो आपका डी ऑर्बिटल होता है उसमें जो डी ऑर्बिटल के शेप्स होते हैं वो इस प्रकार एक्सिस वाइज बनाए जाते हैं। अगर आपके डी ऑर्बिटल एक्स वाई के बीच में है, डबल डंबल शेप होता है ना इनका, तो इसको बोला जाता है डी एक्स वाई। अगर ये वाई जेड के बीच में है तो इसे बोला जाता है डी वाई जेड। अगर ये जेड एक्स के बीच में है तो इसे बोला जाता है डी जेड एक्स। अगर ये एक्स वाई के ऊपर ही पड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अगर ये z पर एक डंबल शेप है, बाकी एक तो डोनट शेप हो जाता है, एक तो डोनट जैसा हो गया, लेकिन एक जो है डी एक्स स्क्वायर। तो गाइस ये जो दो हैं, आप देखो ये दोनों ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर पड़े हुए हैं, तो इसे बोला जाता है एक्सियल ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स में भी इनको क्या बोला जाता है, एक्सियल ऑर्बिटल्स, जिन्हें ईजी के नाम से डिनोट किया जाता है। और ये ऊपर के तीन देखो, ये ऊपर के तीन देखो, ये किसी एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये दो एक्सिस के बीच में है। ये एक्स वाई के बीच में है, ये भी जो लोब है एक्स वाई के बीच में, ये लोब भी एक्स वाई, ये लोब भी एक्स वाई और ये लोब भी एक्स वाई। वैसे ये तीनों देखो एक्सिस के बीच में है, तो इन्हें बोला जाएगा नॉन एक्सियल, जिसे बुलाया जाता है T2G। ठीक है, अब यहां पर समझना, डी ऑर्बिटल दिखने में 5 होते हैं पर ये 2 ग्रुप में होते हैं, 3 नॉन एक्सियल 2 एक्सियल। अब हम वापस यहां चलते हैं। यहां पर अगर मैं इसके डी ऑर्बिटल को बनाऊं 1 2 3 4, तो बेटा ये जो तुम्हारा डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी जेड एक्स है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये डी जेड स्क्वायर। अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन इन 3 में है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन अभी T2G वाले के अंदर भरे हुए, नॉन एक्सियल के अंदर। इसका Eg अभी पूरी तरीके से एम्प्टी है, तो इसको छोड़ दो। लेकिन जब आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो इसके अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, डी एक्स वाई में, डी वाई जेड में। लेकिन डी जेड एक्स
ये खाली हो गया। तो अब आप देखो ना, यहां पर 5 ऑर्बिटल में से 3 और 2 के सेट है। कम से कम यहां 5 ऑर्बिटल में से ये जो नॉन एक्सियल वाले dxy, dyz और dzx थे, ये कम से कम हाफ फिल्ड तो थे। ये कम से कम ये 3 तो हाफ फिल्ड थे। मतलब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल मानूंगा। क्यों स्टेबल मानूंगा? क्योंकि यहां पर T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे और ये हाफ फिल्ड था। लेकिन अब क्या हुआ, इसके जो 3 नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स थे बेचारे, उनमें से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इसके मुकाबले मैं इसे लेस स्टेबल मानूंगा, क्योंकि यहां पर पूरा d ऑर्बिटल तो चलो नहीं भरा, पूरे 5 के 5 डब्बे हाफ फिल्ड नहीं है, लेकिन वो जो 3 नॉन एक्सियल थे कम से कम वो तो हाफ फिल्ड होते। लेकिन यहां तो वो भी सिचुएशन खत्म हो गई। तो हम यहां पर बोलेंगे कि ट्राई पॉजिटिव कंडीशन जो वेनेडियम की है वो लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू डाई पॉजिटिव। इसीलिए जैसे ही आप वेनेडियम ट्राई पॉजिटिव को बोलोगे कि तू एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वेनेडियम तुरंत बोलेगा दे दो। वेनेडियम तुरंत बोलेगा दे दो। ये स्कैंडियम के मुकाबले वेनेडियम इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा। स्कैंडियम तो एक इलेक्ट्रॉन लेने से बिल्कुल साफ मना कर देगा, वेरी नेगेटिव वैल्यू, वेरी नेगेटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, नहीं लूंगा। लेकिन वेनेडियम क्या बोलेगा? लेकिन वेनेडियम क्या बोलेगा? बोलेगा दे दो यार। वेनेडियम क्या बोलेगा? वेनेडियम बोलेगा यार दे दो। कम से कम मैं लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ तो जाऊंगा। मतलब यहां पर इसके T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी इसका 3D3 हो जाएगा। लेकिन यहां पर इसके T2G के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे, यानी यहां पर ये 3D2 था। तो कम से कम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल तो होगा, इसलिए इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली लेस नेगेटिव हो गई। स्कैंडियम के मुकाबले वेनेडियम की वैल्यू कंपैरेटिवली लेस नेगेटिव हो गई। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब हम चलते हैं क्रोमियम की तरफ। अब तीसरा सवाल आता है क्रोमियम। तीसरा पॉइंट आता है क्रोमियम। क्रोमियम वाले केस में अगर हम E0 की बात करें Cr+3 से Cr+2, तो ये अगेन मोर नेगेटिव हो गया। अरे मोर नेगेटिव क्यों हो गया? इसका जवाब भी कहां छुपा होगा? बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टूट पड़ो। क्रोमियम का यूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है, लेकिन जब क्रोमियम अपने +3 फॉर्म में रहता होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, तो ये 5 की जगह हो गया 3। अब आप अभी देख कर आए हो कि अगर 3D में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो 3D में 3 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंपैरेटिवली ये स्टेबल है। मतलब 5 ऑर्बिटल में से वो 3 ऑर्बिटल जो नॉन एक्सियल है उन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ऐसी स्थिति में भी d ऑर्बिटल को स्टेबल माना जाएगा। तो अभी ये +3 फॉर्म में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। अब आपने बोला ए भाई एक इलेक्ट्रॉन ले ले भाई, एक इलेक्ट्रॉन लेके +2 फॉर्म में चला जा भाई। तो क्रोमियम क्या बोलेगा? अच्छा अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ में क्या होगा? आप बोलोगे तेरे 3D में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये बोलेगा अरे यार अब मेरे 3D में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो चलो मेरा T2G में 3 इलेक्ट्रॉन तो हैं, यानी जो मेरे नॉन एक्सियल वाले हैं, जो मेरे नॉन एक्सियल वाले हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन मेरे वो जो एक्सियल वाला है, मेरा जो एक्सियल वाला है यानी dx² y² और dz², इसमें से एक में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन अब ये एम्प्टी रह गया ना, ये एम्प्टी रह गया ना, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। अब ये क्रोमियम, सॉरी मैंने कॉपर लिख दिया ना, क्रोमियम। अब ये क्रोमियम बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, एक और दे दो, ताकि ये भी भर जाए। तो ये पहले अच्छा चुपचाप बैठा हुआ था, इसको मालूम था कि मेरा Eg तो खाली है, तो मेरे को इसको भरने की चिंता नहीं है। लेकिन तुमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब इसको लालच आ गया कि एक और दे दो। जैसे हम लोग किसी मंदिर में आते हैं और यूजुअली, वैसे तो आपको हेल्प करनी चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि आप किसी को 5 रुपए का सिक्का दो, तो अगर वो दारू पीने वाला
भिखारी हो या कुछ अगर ड्रग्स लेने वाला हो, जैसे आप यूजुअली देखते हो यही लोग मिलते हैं, तो आप इसको 5 दोगे तो वो आपसे बोलेगा 10 दे दे, क्योंकि उसको दारू पीनी है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति को दोगे, मतलब जो सच में किसी मुसीबत में, तो वो 5 रुपए देख के भी स्माइल देगा। अगर आप उसको कुछ खाने की चीज दोगे तो वो स्माइल करेगा। लेकिन जो दारू पीने के लिए बैठा है, अगर आप उसको कोई खाने का आइटम दोगे तो वो मना कर देगा, बोलेगा नहीं मेरे को तो पैसे दे दे। ऐसा आपने फील किया होगा। तो ये यहां पर ये सिचुएशन हो गई कि तुमने क्रोमियम को 1 इलेक्ट्रॉन देके सोचा कि बेचारा डाई पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये बोलेगा नहीं अब एक और दे। अब ये तुम्हारे पीछे पड़ गया। क्यों? क्योंकि क्रोमियम की भी मिस्टेक नहीं है। क्रोमियम बोलेगा ये तो यार प्रॉब्लम हो गई, अब मेरे को ईजी में 1 इलेक्ट्रॉन की जगह अगर एक और मिल जाएगा तो ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये भी हाफ फिल्ड हो गया, तो मेरा तो डी ऑर्बिटल पूरा हाफ फिल्ड हो गया, तो मैं तो सुपर स्टेबल हो जाऊंगा। तो क्रोमियम की मिस्टेक नहीं है। तो यहां पर क्रोमियम कंपैरेटिवली लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, यानी क्रोमियम यहां पर मोर स्टेबल से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर लेस स्टेबल में चला जाएगा। तो अब आप बताओ क्या क्रोमियम ये करना चाहेगा? क्रोमियम ये करना नहीं चाहेगा, तभी तो वो मोर नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। मतलब देयरफॉर इट इज नॉट इजी टू रिड्यूस, इट इज नॉट इजी टू रिड्यूस Cr ट्राई पॉजिटिव, इट इज नॉट इजी टू रिड्यूस Cr ट्राई पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई। यहां पर अब आपको समझ में आए वेनेडियम की वैल्यू लेस नेगेटिव से हमने क्या सेंस निकाला कि वेनेडियम चाहता है मैं ट्राई पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव में आ जाऊं, तो उसने इलेक्ट्रॉन इजीली ले लिया। स्कैंडियम ने क्यों नहीं लिया? वेरी नेगेटिव वैल्यू क्यों शो करी? क्योंकि वो भी वेरी स्टेबल से लेस स्टेबल होना नहीं चाहता है। समझ में आई बात आप लोगों को? यहां पर क्रोमियम के साथ भी सेम, बिल्कुल सेम केस आ रहा है। अब अगर हम बात करें मैग्नीज की, तो यहां पर मैग्नीज वाले केस में क्या होगा? E0 ऑफ मैग्नीज ट्राई पॉजिटिव से मैग्नीज डाई पॉजिटिव, आपको जानकर खुशी होगी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। मैग्नीज की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कितनी होती पता है? प्लस 1.57 वोल्ट्स। अब आप बोलोगे सर वेरी पॉजिटिव मतलब होऊंगा, रिड्यूस होऊंगा, इलेक्ट्रॉन दे दो, ये पोपट लाल है। जैसे कि लड़की दिखी कि पैपर पै बजने लग जाती ना, मैग्नीज की भी यही कंडीशन होगी। क्यों भाई? पूरी दुनिया जानती है कि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 होता है। लेकिन जैसे ही आपने मैग्नीज को +3 फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैग्नीज का यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, ये हो गया 0। मैग्नीज का यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये हो गया 4। अब मैग्नीज अभी अनस्टेबल फॉर्म में। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे मैग्नीज को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैग्नीज बोलेगा दे दे भाई जल्दी दे 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 दे, क्योंकि मेरा 3d5 में आ जाऊंगा एंड मैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई कर लूंगा। देयरफॉर मैग्नीज अपने ट्राई पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव फॉर्म में चला जाएगा एंड इट विल बी इजीली रिड्यूस्ड, और ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा। देयरफॉर मैग्नीज ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खींच के फटाक से आगे बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यह बात समझ में आई? पक्की बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयरन की। जैसे ही मैं आयरन को देखता हूं, अचानक से दिल बैठ जाता है, क्योंकि आयरन की वैल्यू मैग्नीज के बाद जो कि इतनी हाईली पॉजिटिव चली गई थी, अचानक से गिर के लेस पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब इस बात से यह समझ में आ रहा है दैट आयरन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, इट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स ट्राई पॉजिटिव टू डाई पॉजिटिव फॉर्म। लेकिन बात समझ रहे हो? नॉट इजीली, बट नॉट इजीली, उतना इजी नहीं रहेगा जितना इजी तुमने अभी अभी कुछ देर पहले मैग्नीज को किया था। कारण चलो देखते हैं। जब तुम्हारे आयरन के कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो 4s ट्राई पॉजिटिव में 0 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। नाउ आप खुद समझ लो ये कितना स्टेबल फॉर्म है।
आयरन ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में इज वेरी 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 स्टेबल। अब आप आयरन को एक इलेक्ट्रॉन देकर बोलोगे कि तू डाई पॉजिटिव फॉर्म में चला जा और 4s को 0 कर दे और 3d को 6 कर दे, तो ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल फॉर्म में चला गया, इसीलिए इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती है। बट स्टिल Fe डाई पॉजिटिव इज फॉर्म्ड, बट स्टिल Fe डाई पॉजिटिव इज फॉर्म्ड, स्टिल Fe डाई पॉजिटिव बनता है। और क्यों बनता है? बिकॉज जब आयरन अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में होता है, हैव वेरी नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि जब आपका आयरन अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में, फॉर एग्जांपल FeCl2 बनाया तुमने, और अगर FeCl2 वाटर के अंदर गया तो ये इतना ज्यादा अच्छे से वाटर के साथ स्टेबलाइज होता है, इतना स्टेबलाइज होता है कि ये हाइड्रेशन इंथैल्पी इतनी ज्यादा छोड़ देता है, इतनी ज्यादा छोड़ देता है, इतनी ज्यादा छोड़ देता है कि इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव हो जाती है। और मोर नेगेटिव होना इस बात का प्रूफ है कि ये रिड्यूस होगा, रिडक्शन पॉसिबल है, कंपाउंड डाई पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबल है। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, Fe डाई पॉजिटिव उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, इसीलिए यह होता है। तो यहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम आयरन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा हाइड्रेशन इंथैल्पी ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, सिमिलर केस आपको कोबाल्ट के अंदर देखने को मिलेगा। सिमिलर केस आप लोगों को कोबाल्ट के अंदर देखने को मिलेगा। कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 की वैल्यू अनवांटेड तरीके से सुपर हाईली पॉजिटिव हो जाती है। इनफैक्ट ये मैग्नीज को भी पीछे छोड़ देती है। अब जब आप कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो कोबाल्ट के कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 हो जाता है और 3d8 हो जाता है। अब आपने जब कोबाल्ट के 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, तो कोबाल्ट के +3 फॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, नहीं ये +2 का हो गया। इसको और एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 3d6। कोबाल्ट निखिल छुप जरा 28 29 30, ओके ये ठीक है। तो ये कोबाल्ट का +3 फॉर्म हो गया, ये कोबाल्ट का +3 फॉर्म हो गया। अब आपने यहां पर देखा कि ये तो अभी भी लेस स्टेबल है, इट इज नॉट दैट मच स्टेबल। चल एक इलेक्ट्रॉन ले ले कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे क्या हुआ, 4s 0 हो गया, 3d 7 हो गया। अभी भी ये लेस स्टेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन भी कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो यहां पर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर जवाब नहीं बता पा रहे, यानी कोबाल्ट ने एक इलेक्ट्रॉन लेता या नहीं लेता, दोनों ही कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन को इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन कोबाल्ट अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में हैव वेरी हाईली नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन, यानी जब कोबाल्ट अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में जाने के बाद कोई सॉल्ट बनाएगा और जब आप उसको वाटर के अंदर लेकर जाओगे, एक्वस फॉर्म में लेकर जाओगे, सॉल्यूबलाइज करोगे इन वाटर, उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी इतनी ज्यादा निकलेगी, इतनी ज्यादा निकलेगी, इतनी ज्यादा निकलेगी कि कोबाल्ट सोचेगा कि +3 में रहने से अच्छा +2 में रहो, क्योंकि यहां पर हम स्टेबल हैं। तो यहां भी हाइड्रेशन इंथैल्पी ने ही आपका काम किया है। ठीक है, और आखिरी जिंक के ऊपर सवाल आता है, और अब आप खुद ही इस चीज को सॉल्व करें कि जिंक ट्राई पॉजिटिव फॉर्म से डाई पॉजिटिव फॉर्म में जाने के लिए कैसी वैल्यू शो करेगा। नेचुरली इट विल शो हाईली पॉजिटिव वैल्यू। क्यों? अरे जिंक अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में इसके 4s पे तो 0 होगा, बट इसका 3d 9 हो जाएगा, तो इट इज लेस स्टेबल। तो जिंक बोलेगा भैया प्लीज एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं जिंक डाई पॉजिटिव फॉर्म में आ जाऊं, मेरा 4s तो 0 रहेगा लेकिन कम से कम 3d 10 भरा रहेगा और मैं अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊंगा। तो ये भी इजीली रिड्यूस हो जाएगा, ये भी इजीली रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है तो आप जिंक को ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में ले सकते हैं। खैर ये एग्जिस्ट करता नहीं है,
बट आप ले सकते थे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? पक्की बात? चलिए अब हम लोग यहां पर एक बार एनसीईआरटी खोलेंगे और एक बार जोर जोर से हंसेंगे एनसीईआरटी पर। देखो तुमको ये जो टेबल यहां पर दे रखी है, कौन सी टेबल है भैया? ये 8.2। टेबल 8.2 के अंदर आप लोगों को मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप लोगों को जस्ट इमेजिन केवल और केवल टेबल की ये वैल्यू सिखाने के लिए आप देख रहे हो मैंने कितना ज्यादा समय लिया। अब ये समय मैंने आज जो लिया है ना, ये केवल और केवल आप लोगों के कॉन्सेप्ट को सुपर बिल्ड करने के लिए लिया है। अब इतना सीखने के बाद तुम लोग भगवान बन चुके हो, तुमको यही फीलिंग आएगी। चलो नीचे चलते हैं और एक क्वेश्चन यहां पर, ये आपको ये जो टेबल दे रखा है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज का ये एक चार्ट दे रखा है, कर्व दे रखा है। इसकी खैर कोई नीड नहीं है ना। यहां पर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में फर्क होता है। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यूज चल रही हैं लाल कलर वाली, ये जो लाल कलर वाली कैलकुलेटेड वैल्यूज जो चल रही हैं, ये एक्चुअली आयोनाइजेशन इंथैल्पी और उस हिसाब से चल रही है। लेकिन जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में काम करते हैं तो यहां पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1, 2 और सब्लिमेशन इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी, इतने सारे फैक्टर काम करते हैं। 4 फैक्टर काम कर रहे हैं और हमने कैलकुलेशन केवल आयोनाइजेशन के हिसाब से किया था, तो दोनों की वैल्यूज में हल्का हल्का फर्क आ जाता है। ये क्वेश्चन देखो, अब ये एग्जाम्पल देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है सीआर डाई पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट है। सीआर डाई पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो खुद को ऑक्सीडाइज कर ले। अब ये खुद को ऑक्सीडाइज क्यों कर रहा है समझना। देखो क्रोमियम अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में, इसके 4s में 0 और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर आप खुद जानते हो कि 3d ऑर्बिटल 2 प्रकार का होता है, T2g और Eg। अभी इसके T2g में 3 इलेक्ट्रॉन है और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाकर देखेंगे 1 2 3 4, तो इसके बाद में 1 2 3 एंड 4 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसका dxy है, ये इसका dyz है, ये इसका dzx है और ये इसका dx स्क्वायर y स्क्वायर है और ये इसका dz स्क्वायर खाली है। मतलब इसके ये जो 2 ऑर्बिटल है, ये वाले Eg वाले, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और T2g वाले में 1 और 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसका जो T2g है ये आराम से हाफ फिल्ड है, लेकिन Eg इसका हाफ फिल्ड नहीं है। तो क्रोमियम क्या सोचेगा, मैं जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं, मैं जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं और क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d3। मतलब यहां पर मेरे T2g के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और मेरा Eg हो जाएगा खाली। मतलब मैं आ जाऊंगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसीलिए क्रोमियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो सामने वाले ने ले लिया, तो वो रिड्यूस हो गया और ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। इसलिए क्रोमियम यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है। और अब आप लोग मैग्नीज की बात तो जानते ही हो भाई। मैग्नीज अगर ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में है तो इसके 4s में 0 और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीज तो पूरी कोशिश करेगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूं और अपने 4s को तो 0 कर लूं पर 3d को 5 कर लूं, एंड में अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाऊं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये खुद तो रिड्यूस हो गया, ये खुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन सामने वाले को इसने ऑक्सीडाइज कर लिया। तो ये यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। गाइस यही तरीका है आपको चीजों को सीखने का। अब आप इंटेक्स क्वेश्चन देखो। द ई नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। ये देखो मैं आपको बता चुका हूं कि कॉपर के अंदर सम ऑफ सब्लिमेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन इंथैल्पी, लो हाइड्रेशन इंथैल्पी। इन्होंने एक्चुअली हिंट क्या, आंसर ही दे दिया। तो तुमको अब आता है, अब तुम लोगों को आता है, अब तुम लोग भगवान हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब इसके आगे की बात, ये देखो ये इंथैल्पी यहां पर दे रखी है, ये सब तुमको आ गया है, ये हमने ट्रेंड पढ़ लिया है। अब हम लोग अगली क्लास में ऑक्सीडेशन इंथैल्पी देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। और ये वाला जो पैराग्राफ है ये मैं आपको केवल अगली क्लास में
सिर्फ रीड करवाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तुमको जानकर खुशी होगी, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें केमिकल रिएक्टिविटी भी आ गई है। देखो क्रोमियम हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन गैस बना रहा है, जिंक हाफ फील्ड है। ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी, देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। और आई थिंक ये चैप्टर को बस ऑलमोस्ट एंड की तरफ लेकर जाएंगे। चलिए, बाय बाय।